नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। छात्रों, अपना ये वीडियो है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में। इससे पूर्व के जो वीडियो थे उसमें हम फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में बात की और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। आखिर ये नेपोलियन बोनापार्ट है कौन? जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को क्रांति पुत्र कहता है, अर्थात फ्रांस की राज्य क्रांति से ही नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। यह फ्रांस की राज्य क्रांति में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनके फलस्वरूप नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ विशिष्ट बातों और कुछ विशिष्ट तथ्यों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका नामक द्वीप पर नेपोलियन का जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर 1795 को नेपोलियन ने पेरिस की भीड़ से नेशनल कन्वेंशन की रक्षा की थी और ये सुर्खियों में आया। यहां से लोग नेपोलियन को जानना शुरू हुए थे। इससे पूर्व नेपोलियन एक सेना का एक सामान्य अधिकारी था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद 1796 को नेपोलियन बोनापार्ट का प्रथम इटालियन अभियान किया गया। 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य कैंपो फॉर्मिया की एक संधि हुई। 1798 को 1798 को नेपोलियन का मिस्र अभियान प्रारंभ हुआ। ये मई में प्रारंभ हुआ है। इसमें एक लड़ाई लड़ी गई जिसे पिरामिडों की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और पिरामिडों की लड़ाई में नेपोलियन ने मिस्र की सेना को हराया और नील के युद्ध में नेल्सन के नेतृत्व में इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया। नील का एक युद्ध हुआ था, नील नदी का, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था और ब्रिटिश कमांडर नेल्सन के हाथों नेपोलियन पराजित हो गया था इस युद्ध के अंदर। 1799 में मिस्र अभियान को बीच में छोड़ नेपोलियन पेरिस पहुंचा और ब्रूमेर का राज्य परिवर्तन जो नवंबर में हुआ था ये करवाया। कौंसुल व्यवस्था जो 1799 से लेकर के 1804 तक चली थी, इस व्यवस्था की इसने शुरुआत की और इसी के तहत एक नया संविधान रचा गया। 1799 का संविधान बना और नेपोलियन इसका प्रथम कौंसुल बना। 1801 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच ल्यूनेविले की संधि हुई और नेपोलियन का पोप के साथ एक धार्मिक समझौता हुआ जिसको कॉनकॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण समझौता था कि पहली बार नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया था। 1802 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच आमिया की संधि में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तत्पश्चात 1804 ईस्वी में फ्रांस ने नेपोलियन विधि संहिता को लागू किया और नोत्रे दामे के चर्च में नेपोलियन का राज्याभिषेक करवाया गया। 1805 में फ्रांस के विरुद्ध एक तीसरा गुट बना यूरोप के अंदर, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस ये तीनों सम्मिलित थे और ट्राफलगर के युद्ध में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया तथा इस युद्ध में नेल्सन की मृत्यु हो गई थी। हम देख रहे हैं कि दूसरी बार नेल्सन ने नेपोलियन को पराजित किया है और ऑस्ट्रेलियर्स के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेना को पराजित किया और प्रेसबर्ग की संधि के लिए विवश कर दिया है। 1806 में बर्लिन आज्ञप्ति द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत नेपोलियन द्वारा की गई थी। ये महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, इस पे हम अलग से एक विस्तार से पूरा वीडियो आपको बनाएंगे आपके लिए। फिलहाल आप ये महाद्वीपीय व्यवस्था ही
समझें इसको, और विस्तार में हम बाद में इसको पढ़ेंगे। 1807 में फ्रांस और रूस के मध्य तिलसिट की संधि, ये जुलाई 1807 में हुई थी, और इतिहासकारों का मानना है कि ये नेपोलियन का एक तरह से शीर्ष काल हम कह सकते हैं, स्वर्ण काल कह सकते हैं, ये चरम काल था इसका। तिलसिट की संधि रूस के साथ में ये संधि की गई थी, और फिनलैंड के युद्ध में रूस पराजित हो गया था। वर्षा और मिलान की आज्ञप्तियां इसमें जारी की गई थी। ब्रिटेन द्वारा प्रत्युत्तर में ऑर्डर्स इन काउंसिल जारी किए गए थे। 1808 में स्पेन और फ्रांस की अनैतिक विजय, स्पेन पर फ्रांस की अनैतिक विजय, और इसी के साथ एक स्पेनिश वॉर अगेंस्ट फ्रांस या नेपोलियन शुरू हो गया था। 1812 में नेपोलियन का रूस अभियान और फ्रांसीसी सैनिकों का मॉस्को में प्रवेश, और 1813 में लिपजिंग में राष्ट्रों का युद्ध, नेशंस वार, अक्टूबर 1813 के अंदर ये लड़ा गया, और इसमें नेपोलियन पराजित हो गया था। 1814 में पेरिस में मित्र राष्ट्रों का प्रवेश, क्योंकि नेपोलियन पराजित हो चुका है। 1814 में पेरिस में मित्र राष्ट्रों का प्रवेश, नेपोलियन का राज त्याग, सिंहासन को त्याग दिया गया। 11 अप्रैल 1814 को वो सत्ताच्युत कर दिया गया है, और नेपोलियन को सत्ताच्युत करके और उसको अल्बा नामक एक द्वीप पर भेजा गया है, और स्पेन में बुर्बो राजवंश का पुनः पदस्थापन किया गया, जिसको नेपोलियन द्वारा हटा दिया गया था पहले। 1815 में एल्बा से भागकर नेपोलियन का फ्रांस पुणे लौटना, और नेपोलियन का 100 दिन का शासन है ये वापस फ्रांस में मार्च से लेकर के जून तक। और तत्पश्चात रूस और फ्रांस के मध्य एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको वाटरलू के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, और वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की पूर्ण पराजय हो जाती है। ये युद्ध भी एक बड़ा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसकी भी अलग से एक चर्चा एक वीडियो में हम करेंगे। और इस युद्ध में पराजित, वाटरलू के युद्ध में परास्त होने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप, जो अटलांटिक ओशन में है, वहां भेज दिया जाता है, जहां पर 5 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये नेपोलियन के बारे में एक संक्षिप्त उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके अलावा नेपोलियन के बारे में कुछ चीजें कही जाती है। मैन ऑफ डेस्टिनी, नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वॉज मैन ऑफ डेस्टिनी। क्रांतिपुत्र, नेपोलियन को क्रांतिपुत्र भी कहा जाता है। क्रांति हंता, देखिए क्रांति का पुत्र भी था, क्योंकि क्रांति की परिस्थितियों के फलस्वरूप ही उसका उदय होता है, इसलिए वो स्वयं को क्रांति पुत्र कहता है। और उसने अपनी नीतियों और अपने कार्यों से उसने क्रांति का अंत कर दिया, इसलिए उसको क्रांति हंता भी कहा जाता है। दूसरा जस्टिनियन, नेपोलियन को कहा जाता है। जनरल वेंडिमेयर, नेपोलियन को कहा जाता है। और इसके अलावा एक और बात है जो नेल्सन ने कही थी कि देश हर व्यक्ति से आशा करता है कि वे अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा। नेल्सन एक ब्रिटिश सेनापति जिसने 2 बार नेपोलियन को परास्त किया था। इसके अलावा कुछ चीजें हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन ने कहा था कि मैं ठीक समय पर आया हूं और अब नाशपाती पक चुके हैं, अर्थात क्रांति के समय उसका उदय होना और क्रांति के बाद की जो परिस्थितियां थी वो नेपोलियन के पक्ष में थी, इसलिए उसने ये बातें कही। इसके अलावा नेपोलियन की एक बात और महत्वपूर्ण है, वो कहता था कि मैं ऐसे षड्यंत्रकारी से नहीं डरता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं ऐसे षड्यंत्रकारी से नहीं डरता जो 9 बजे उठता है और एक स्वच्छ कमीज पहन लेता है। नेक्स्ट बात जो नेपोलियन ने कही कि बोलोन से फोकेस्टोन को सेनाएं भेजने की अपेक्षा, बोलोन से
फोकस्ड ऑन यानी फ्रांस से इंग्लैंड सेनाएं भेजने की अपेक्षा पेरिस से दिल्ली को सेनाएं भेजना ज्यादा आसान है। फ्रांस का या नेपोलियन का ब्रिटेन से 2 बार परास्त होने के पश्चात तथा ब्रिटिश नेवल पावर का इतना मजबूत होने की वजह से नेपोलियन ने ये बात कही थी कि ये बोलोन से फोकस्टोन की दूरी मात्र कुछ किलोमीटर ही है, लेकिन वहां पर सेनाएं भेजना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, बजाय उसके हम पेरिस से दिल्ली सेनाएं आसानी से भेज सकते हैं। थैंक यू।